Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. Hello everybody. In last class, we have completed what is economic activity, what is non-economic activity, what are the difference between economic and non-economic activity. Then we have learned what are the types of economic activity, which mainly includes three parts: business, profession, and employment. And in that, we have completed business. What is business? Meaning of business. Okay, what are the characteristics of business? What are the risks associated with business? Objective of business, economic objective, social objective. Then after causes of business risks. Okay, so ये सब हमने अभी तक देख लिया. Now it's time to cover up the next type of profession is next type of economic activity is profession. अब प्रोफेशन होता क्या है? बिजनेस में तो क्या होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो. प्रोफेशन में क्या होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी आप नहीं करते हो. उसमें आप क्या करते हो, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. अ पर्सन विल रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक जैसे कि एग्जांपल डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरीज है, ठीक है, टीचर्स है. तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए सर्विस प्रोवाइडर्स. ये लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करते. ये लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं. अब कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले प्रोफेशन, किसी भी चीज में प्रोफेशनल होने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज स्किल होनी चाहिए. ओके, स्किल होना जरूरी है, उसके रिगार्डिंग नॉलेज होना जरूरी है. देन आफ्टर आपने जो कुछ भी थियोरिटिकल सीखना है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना जरूरी है. तो आपके पास ट्रेनिंग भी होना चाहिए और साथ ही साथ प्रोफेशनल एजुकेशन भी होना चाहिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जैसे भी नॉलेज गेन किया है या ट्रेनिंग किया है, वॉट एवर आपने एजुकेशन लिया है, उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको हम नॉर्मली कहते हैं डिग्री. क्वालिफिकेशन डिग्री होना जरूरी है आपके लिए. तभी आप कह रहा होगे क्वालिफाइड प्रोफेशनल पर्सन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो. सो प्रोफेशन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज स्किल होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास, एंड प्रोफेशनल एजुकेशन टू रेंडर द सर्विस. एंड इन रिटर्न व्हाट यू विल चार्ज फीस. ठीक है, जैसे बिजनेस में आपको रिटर्न क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वैसे ही प्रोफेशन में आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, फीस मिलेगा. जैसे कि टीचर्स होते हैं वो आपसे क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं. डॉक्टर क्या चार्ज करते हैं, फीस. इंजीनियर फीस. लॉयर क्या लेते हैं आपसे, फीस लेते हैं. तो आप इन रिटर्न क्या कमाओगे, फीस कमाओगे. और इसी को कहा जाता है प्रोफेशन. अ पर्सन विथ स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन रेंडर्स सर्विस एंड इन रिटर्न रिसीव फीस इज कॉल्ड प्रोफेशन. ठीक है. और इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, कहीं पे भी आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपको उस इंस्टीट्यूट का एक मेंबर बनना जरूरी है. ठीक है, मेंबर कैसे बनोगे, मैंने बोला कि आपके पास क्वालिफाइड डिग्री होना जरूरी है. और जैसे ही आपने डिग्री ले लिया तो देन आपको क्या मिलेगा, मेंबरशिप नंबर मिलेगा. ऑथोराइज मेंबरशिप नंबर मिलता है ताकि आप एक ऑथोराइज पर्सन कहलाओगे वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, मेंबरशिप नंबर लेना पड़ेगा. और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कहा जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट. वो आपको फॉलो करना रहेगा. उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी रहेगी. उसके अगेंस्ट अगर आपने सर्विस प्रोवाइड किया तो उसको कहा जाएगा, बोलते ना, क्रिमिनल एक्ट कहा जाता है उसको उनकी लैंग्वेज में. ठीक है, आपने रूल्स ब्रेक किए तो आप एक तरह से क्रिमिनल बन जाते हो. तो आपके अगेंस्ट कोई भी केस बन सकता है. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ लिमिट्स उनकी अवेलेबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट या आईसीआई के एक्ट में, जो भी
तो वहां पे उनको उसी लिमिट में काम करना रहता है, उसके अबव गए तो उनके ऊपर कुछ भी पेनल्टीज लगाई जा सकती है, कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। सो कहने का मीनिंग यही है कि अल्टीमेटली वॉट एवर प्रोफेशन यू आर पोजेसिंग, आपको उनके एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करना रहता है। ओके, देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, और साथ ही साथ प्रोफेशनल एजुकेशन होना चाहिए। व्हाट यू विल चार्ज इन नेक्स्ट पॉइंट रिटन इज व्हाट यू विल चार्ज फीस। जैसे कि बिजनेस में आपको रिटर्न में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वैसे ही आपको प्रोफेशन में क्या मिलेगा, फीस मिलेगा। दैट मीन्स अ प्रोफेशनल पर्सन विल चार्ज फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। उनके जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं एसोसिएशन में या फिर ग्रुप में जो भी होगा, वो एज पर द स्टैंडर्ड दे विल चार्ज यू। और वो चार्ज क्यों करते हैं, अपनी स्किल्स उसने यूज की, अपना नॉलेज जितना यूज किया, अप टू डेट रहते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है उनकी वजह से ही वो लोग अपनी फीस चार्ज कर उनके बेसिस पे वो लोग फीस चार्ज करते हैं। Then after, the primary objective of a professional person is rendered service. इनका बेसिक और प्राइमरी और फर्स्ट मोस्ट काम रहता है कि वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गेन सो मच ऑफ एजुकेशन, सो मच ऑफ नॉलेज इन दिस फील्ड, एक्सपीरियंस उनके पास होता है, ट्रेनिंग होती है उनके पास, ट्रेंड होते हैं ऑलरेडी, और अप टू डेट रहते हैं अपनी फील्ड में, तो इनको किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप इंडिपेंडेंट होके ये काम कर सकते हैं फॉर अर्निंग। Professional activity has no relation with production, but it satisfied personal and business needs. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती यहाँ पे। ये लोग क्या करते हैं, दे आर द ऑक्सिलरी, दे आर प्रोवाइडिंग ऑक्सिलरी सर्विसेज टू द बिजनेस एंड द अदर इंडिविजुअल्स। जैसे कि बिजनेस में कोई लीगल एडवाइस चाहिए या लीगलिटी के लिए आपको कुछ जरूरत पड़ता, किसको हायर करोगे, आप लॉयर को हायर करोगे। तो वो क्या करेगा, अपनी सर्विस आपको, अपने बिजनेस को हेल्प करेगा बचाने के लिए। तो वो क्या हो गया, प्रोफेशन, एक तरह से सर्विस प्रोवाइड की, और उसके अगेंस्ट वो क्या चार्ज करेगा आपसे, फीस चार्ज करेगा। आप अपने बिजनेस के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो, तो किसकी हेल्प लोगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लोगे, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगेंस्ट में वो लोग क्या चार्ज करेंगे आपसे, फीस चार्ज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज इसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट laid down by respective professional association। कहने का मतलब ये है कि whenever you are providing any services under any professional association, आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट रहेगा, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अबव आप काम नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट इज मॉनेटरी रिटर्न्स रिमेन्स अनसर्टेन इन प्रोफेशन। ये बात सही है कि आपका यहाँ पे मॉनेटरी जो रिटर्न रहता है, जो फीस आप कलेक्ट करते हो, वो अनचेंज होता है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन आप डिफरेंट चार्ज कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर का एग्जांपल है, अगर उनके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है कि जो बहुत अच्छा है, वेल है, वो अच्छे से अफोर्ड कर सकता है, तो देन वो अपनी उस हिसाब से फीस थोड़ी बहुत हायर चार्जेस कर सकता है। अगर डॉक्टर के पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए कि जिसकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना, तो पॉसिबिलिटी है कि वो उससे कम फीस चार्ज कर सकते हैं। तो ये क्या रहता है, यहाँ पे एक अनसर्टेनिटीज रहती है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि इक्वल नहीं होता, यहाँ पे अनइक्वल फीस रहती है, रिटर्न रहता है। देन आफ्टर, so this all about profession. The last types, the employment is the last type of economic activity. तो उसमें हम क्या देखेंगे, that is employment. अभी एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, हम लोग ने बहुत सुना है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई होते जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉयमेंट समझना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको समझ में आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है कि कहीं पे जॉब करना, किसी के अंडर कोई काम करना। ठीक है,
अगर आप बेरोजगार हो, आप पैसा नहीं कमाते हो, ठीक है, आप सिर्फ घर पे बैठे हो, आप पैसा नहीं कमाते हो, बाहर जाके कुछ काम नहीं करते हो, ठीक है, उसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब आप पैसे कमाते हो किसी के अंडर, ठीक है, उसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं सैलराइड पर्सन कहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है जॉब। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म इन रिटर्न फॉर अ फिक्स सैलरी वेयर वर्क इज असाइंड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप सपोज कहीं पे इंटरव्यू देने गए, आपका वहां पे इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ, आपको एट द एंड जॉब भी मिल जाती है, और जैसे ही आपको जॉब वहां पे ग्रांट की जाती है, आपके पास एक वो लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ लिखा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ अवेलेबल होती है, और आप एक बार सिग्नेचर कर देते हो उस कॉन्ट्रैक्ट पे, देन यू आर अग्रीइंग टू दैट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनीज और एम्प्लॉयर। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि दो लोगों के बीच में एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, दैट मीन्स वो स्कूल उसका नहीं है, लेकिन वो वहां पे जॉब कर रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया। टीचर क्या कहलाएगा, तो क्या वहां का एम्प्लॉई कहलाएगा। और जो जिस स्कूल में से वो जिस स्कूल में वो लोग काम कर रहे हैं, उसको कहलाएगा एम्प्लॉयर, मतलब वो जिसने जॉब दिया है उसको क्या कहेंगे, हम एम्प्लॉयर कहेंगे। तो ये था रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। और जब कभी भी आप कहीं पे भी जॉब करते हो, तो आपको फिक्स बेस पे क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स बेस, यानी कि हर महीने, यानी कि एक साल हो गया, हर महीने आपको एक सेम अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड दिया जाएगा, रिटर्न दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं सैलरी, ठीक है। वो एवरी ईयर इंक्रीमेंट के साथ बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फिक्स सैलरी इज पेड एट फिक्स इंटरवल इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। जैसे कि आप कोई ऑफिस में बैठे हो, तो आपको वहां पे क्या करना है, आपका ज्यादा से ज्यादा आपको कंप्यूटर पे काम करना रहेगा, तो आप अपना माइंड यूज करोगे, ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ पैर यूज करोगे। तो फिजिकल आप जो भी वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वर्क, उसके अगेंस्ट पे, उसके रिटर्न में आपको क्या दिया जाएगा, तो ओके, फिक्स सैलरी दिया जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, certain other benefits are available in addition to the salary like medical allowance, pension etc. इसके अलावा और बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस है, मोबाइल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, पेंशन है, देन अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, डियरेंस अलाउंस है, चिल्ड्रन अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, बहुत सारे अलाउंसेस परक्विजिस सैलरी के साथ, यानी कि अदर देन सैलरी प्रोवाइड किए जाते हैं एक एम्प्लॉय को, ठीक है। उनके रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड मेंटेन किया जाता है, उनके रिगार्डिंग एम्प्लॉयज इंश्योरेंस मेंटेन किया जाता है, बहुत सारे ऐसे अदर बेनिफिट्स है जो एम्प्लॉय को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, टू परफॉर्म द असाइन्ड वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। मैंने आपको पहले ही कहा, जैसे ही आपको जॉब मिलेगा, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन को आप क्या करते हो, अग्री करते हो, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो काम दिया जाएगा, आपको वही काम करना है अंडर द गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर, रिटायरमेंट benefit after retirement etc. of employees are predetermined. Whenever you are going for a interview, वहां पे जब कभी भी आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, तो वहां पे क्राइटेरिया भी लिखे रहते हैं और रिक्वायरमेंट भी लिखा रहता है कि कितना क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, कितने घंटे आपको काम करना है, कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये सब उसमें प्री डिटरमाइंड रहता है। समझ में, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। प्री डिटरमाइंड का मीनिंग क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है। Next point, employment is a dependent activity. Why it is dependent? Because you are totally depend on your employer.
एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर के पास काम होगा तो ही वो आपको काम करने देगा, अगर उसके पास काम ही नहीं है तो वो आपको जॉब भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इट इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी, क्योंकि आपको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है काम करने के लिए और साथ ही साथ उनसे सैलरी लेने के लिए। तो क्या हो गया, डिपेंडेंट एक्टिविटी। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने रहेंगे, क्योंकि एक जो इंस्टीट्यूट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है या कंपनी होती है, वहां पे क्या होता है, जो पूरा सिस्टमेटिक वे है वो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन से ही चलता है। तो वहां पे whenever a person is doing a job, he needs to follow all the rules and regulations framed by the top level management of the company. Next and the last one is no capital investment is to be made by the employee. जैसे कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अपनी जेब से, ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी प्रोफेशनल बिजनेस, यानी कि आप कहीं पे प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए भी लिटिल बिट मनी रिक्वायरमेंट तो रहता ही है। तो लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो लेवल है उस हिसाब से होना चाहिए तो आपको जॉब मिल जाएगी। वहां पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता। तो ये था ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है फॉर मनी। इन प्रोफेशन में क्या होता है, यू आर रेंडर्ड ओनली सर्विस एंड रिटर्न यू विल चार्ज फी। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यू विल परफॉर्म एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और एज पर द रूल। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। बिजनेस में आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं भी होगा तो भी आप बिजनेस कर सकते हो। इन प्रोफेशन यस, यू नीड प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल एजुकेशन टू रेंडर द सर्विस। Therefore, the qualification is essential in profession, and the qualification is also essential in the job as per the requirement. नेक्स्ट है आपका रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होगा, मतलब इन रिटर्न व्हाट यू विल गेट। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस देन यू विल गेट अ प्रॉफिट। इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल profession, then you will get a fee, that means you will charge fee from your client, or at the end in employment you will get fixed salary or wages on a fixed interval basis. देन है फोर्थ पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कि यस, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रहता है। इन इफ यू आर इन प्रोफेशन देन आपके पास लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल को इन्वेस्ट करने का चांस रहता है, बिकॉज उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है और सैलरी में आपको पता ही है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कहाँ पे होती है, तो बेसिकली अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा होती है बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि वहां पे लॉस होने के चांसेस रहते हैं, और साथ ही साथ प्रोफेशन में भी कुछ रिस्क रहता है, बिकॉज मान लो किसी क्लाइंट का आपने काम कर दिया है, सर्विस प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसने आपको फीस प्रोवाइड नहीं किया, देन यस देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन रिसीव ऑफ सर्टेन फीस। लास्ट में आता है सैलरी। सैलरी में बेसिकली क्या होता है कि इफ यू आर नॉट अ रेगुलर इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, देन चांसेस है कि आपकी जो सैलरी वो रेगुलर नहीं होगी, जितनी होनी चाहिए उससे कम होगी, या फिर थोड़ी बहुत इमरजेंसी कंपनी की भी आ जाती है तो वो आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट, तो क्या गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स या फिर जो भी लीगल प्रोविजंस बनाए रहते हैं बिजनेस के लिए, वो आपको फॉलो करने रहते हैं, बिकॉज बिजनेस इज अ लीगल एक्टिविटी, तो आपको सारे लीगल फॉर्मेट फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन। तो जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको फॉलो करने रहेंगे। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, बेसिकली आपके जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करने रहेंगे। उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप।
तो बिजनेस में आप क्या करते हो, बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, जहाँ पे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आप गुड्स को क्या करते हो, एक जगह से परचेज करते हो, तभी उसकी ओनरशिप चेंज होती है, और जब आप उसको सेल करते हो तब भी उसकी ओनरशिप चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप पॉसिबल है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपका नॉलेज है, किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप किसी और के नहीं हो जा रहे हो, तो यहाँ पे ओनरशिप पॉसिबल नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट में भी सेम है, किसी का टाइटल नहीं होता है ओनरशिप पे, आप अपने आते हो, काम करते हो और चले जाते हो, किसी पे किसी का हक नहीं होता है। So these are the main points of comparison between business, profession, and employment. Okay. So in next class we will begin with classification of business activities. Basically, business activities divided into three parts or three categories. First one is trade, other one is commerce, and the last one is इंडस्ट्री। ओके, तो इन सबको भी हम एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ जो कोई भी डिफरेंस अवेलेबल है तो वो डिफरेंस भी हम इसमें देख लेंगे। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच। I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.